गुड मॉर्निंग बेटा। वीडियो का कंटेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बायनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म। ठीक है ना। सारा का सारा चैप्टर डिपेंड है जनरल टर्म पर। जनरल टर्म इसकी रीढ़ की हड्डी है, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म पर डिपेंड है सब कुछ। ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे से जानते हैं आप, एक पी उसमें जनरल टर्म का कितना महत्व है, ठीक उतना ही यहाँ पर है बायनोमियल एक्सपेंशन में, बायनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म का। तो बात करते हैं बच्चों उसके ऊपर। अब सबसे पहले देखते हैं कि जनरल टर्म होती क्या है। देखिए, और ये जो सारे मैंने टॉपिक लिख रखे हैं, ये टॉपिक अगर आपने सीख लिए अभी आज ही 10-15 मिनट की वीडियो में, बेटा मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कोई क्वेश्चन आपका रुकावट नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन आपको रोक नहीं सकता। ठीक है ना। हर तरह की प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो। सारे की सारी प्रॉब्लम बेस्ड है इन टॉपिक्स पर जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो एक एक करके सारे एक्सप्लेन करवाऊंगा मैं एक एग्जाम्पल लेकर। उससे पहले कर लेते हैं कि जनरल टर्म होती क्या है वास्तव में। तो देखो, जनरल टर्म ये होती है बच्चों, जनरल टर्म इसको बोलते हैं TR+1 इज इक्वल टू NCR A रेज टू द N-R एंड B रेज टू द R। अब देखते हैं ये बनी कैसे है, जनरल टर्म बनी कैसे। ठीक है ना। तो बच्चों, जिस तरीके से बाइनो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, या पहले जनरल टर्म बता देता हूँ फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो जनरल टर्म देखो बच्चों, a+b⁴ n को एक्सपेंड कर देता हूँ मैं। देखो NC0 a⁴n b⁴0 प्लस NC1 a रेज टू द N-1 एंड b रेज टू द 1 प्लस NC2 a रेज टू द N-2 b² प्लस NC3 a रेज टू द N-3 एंड b रेज टू द 3 प्लस एंड सोन और लास्ट में है NCN a रेज टू द N-n यानी कि 0 और b रेज टू द n। ये होती है बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है ना। अब ये टर्म जो चली हुई है सारी की सारी, यहाँ पर 0 लिख रखा है तो ये फर्स्ट टर्म है, 1 लिख रखा है तो ये सेकंड टर्म है, 2 लिख रखा है थर्ड टर्म है, ये थर्ड, 3 लिखा हुआ है तो फोर्थ टर्म है ये। ठीक ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई अननोन नंबर आ जाए तो उसको वेरिएबल टर्म बोलेंगे हम। ठीक है ना। तो अननोन नंबर कैसे आ सकता है, देखो N, N, B और A, हर किसी टर्म में ये तीनों वैल्यू सेम है, मतलब N भी हर किसी टर्म में A भी है और B भी है, केवल बदलता है ये, और इसके बदलने से इसकी पावर बदलती है। देखो यहाँ पर 0 है, देखो ये चीजें हर किसी टर्म में मिलेंगी आपको, ये चीजें केवल ये बदलेगा और इसके बदलते ही पावर चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 0 है तो ये पावर होगी N-0 और ये 0 होगी। यहाँ पर 1 है तो पावर होगी N-1, B की पावर होगी 1। यहाँ पर 2 है तो A की पावर होगी N-2, B की पावर होगी 2। यानी कि ये सुफिक्स बदलते ही पावर बदलती है, यानी कि चेंज केवल इनमें होता है। ये सारी चीज़ें एज इट इज हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये कोई जनरल टर्म होगी उसमें भी ये सारी चीज़ें एज इट इज होंगी। तो ये एक अननोन नंबर डाल देता हूँ मैं R, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, A के ऊपर N-R और B की पावर हो जाएगी बच्चों R। ठीक है ना। एंड सोन। तो ये है भाई जनरल टर्म, ऐसे आई है ये, यानी कि बीच में कोई भी एक अननोन टर्म है। ठीक है ना। तो अब इसको R+1 टर्म क्यों लिखा है मैंने, जैसे कि देखते हो आप, यहाँ पर 0 है तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये अगर 1 है तो देखो 1 2 ये सेकंड टर्म होगी, यहाँ पर 2 है तो ये थर्ड टर्म होगी, यहाँ पर थर्ड है 3 लिखा है तो ये 1 2 3 4 फोर्थ टर्म है ये। यानी कि जितना यहाँ पर लिखा जाता है उससे एक ज़्यादा उसका प्लेस होता है। तो TR+1 टर्म हो गई ये, है ना, R+1 टर्म हो गई। तो ये मैंने बताया बच्चों आपको कि जनरल टर्म आई कैसे। अब मैं बता देता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। देखो, एक आसान एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एपी में आपने कोई एपी का क्वेश्चन किया है, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो इस तरीके से। जैसे इस एपी में आपसे कोई जैसे 5 टर्म पूछ ले, 7 टर्म पूछ ले, 20 टर्म पूछ ले, 40 टर्म पूछ ले, 50 टर्म पूछ ले, तो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या था,
जैसे ये देख लिया कि भाई 2 इसमें जोड़ने से ये आता है, फिर 2 जोड़ने से ये आता है, 2 जोड़ने से ये आता है, 2 जोड़ने से ये आता है, तो 5वीं टर्म ये है। मान लो 7वीं टर्म पूछ ली जाए आपसे, तो 2 जोड़ेंगे इसमें, फिर 2 जोड़ेंगे और ये 7वीं टर्म होगी। फिर जैसे 20वीं टर्म पूछ ली जाए आपसे, ऐसे 2 जोड़ते जाएंगे और 20वें प्लेस पर जो आएगा उसको बता देंगे भाई 20वीं टर्म है। लेकिन मेथड काफ़ी घिसा पिटा है, ट्रेडिशनल मेथड है, कामयाब नहीं है बिल्कुल भी। कारण क्या है इसके पीछे? कारण है कि भाई अगर मान लो यहाँ पर 1000वीं टर्म पूछ ले आपसे, 1000th टर्म पूछ ले आपसे, 1000वीं टर्म पूछ ले आपसे, तो इस तरीके से कब तक आप इसको ऐड करते रहेंगे? तो जनरल टर्म यहाँ पर क्या है, रामबाण साबित हुआ। जनरल टर्म की हेल्प से हम डायरेक्ट उस टर्म पर पहुंच जाते हैं जिसकी हमारे को जरूरत है, जंप लगाकर। हर किसी से मुलाकात करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टर्म निकालनी थी मेरे को, और ये टर्म नहीं थी और ये टर्म थी केवल। तो 7 टर्म निकालने के लिए मेरे को इससे मुलाकात करनी पड़ी, इससे मुलाकात करनी पड़ी, इससे मुलाकात करनी पड़ी, और 1000वीं टर्म निकालने के लिए तो पता नहीं किस किस से पढ़ा पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, जनरल टर्म ऐसा रामबाण है कि डायरेक्ट आपको उस टर्म पर जंप करवाएगा जिसकी आपको जरूरत है। तो आपको जरूरत है बच्चों, जैसे इसने 100th टर्म पूछ लिया आपसे, 100 टर्म, तो ए की जगह क्या रखेंगे फर्स्ट, एन की जगह 100, और ये है डी की जगह रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा 1 + 99 × 2, यानी कि 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 + 1 19, और +1 ऐड करेंगे 199, यानी कि 100वीं टर्म क्या हो जाएगी, 199। देखो अगर 100वीं टर्म निकालनी होती तो कितनी मेहनत करनी पड़ती, 2 ऐड करते चलते, ऐड करते चलते, ऐड करते चलते, और लास्ट में कहीं आपको मिलती है 100वीं टर्म। लेकिन इस फार्मूले की हेल्प से, जनरल टर्म की हेल्प से आप डायरेक्ट 100वीं टर्म पर पहुंच गए। ठीक वही महत्व यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म का है। जनरल टर्म की हेल्प से आप डायरेक्ट उस टर्म पर जंप कर जाएंगे जिस टर्म की आपको जरूरत है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया कि जनरल टर्म की क्या इंपॉर्टेंस है, जनरल टर्म से कितना आसान बना सकते हैं हम क्वेश्चंस को। अब जनरल ये सारे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको मिडिल टर्म के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे बच्चों जैसे 1 3 5 है, इसकी मिडिल टर्म पूछ ली जाए आपसे, तो ये इसकी मिडिल टर्म हो गई, ठीक है ना। आया समझ में, बीच की टर्म। जबकि बाइनोमियल में क्या है, बाइनोमियल में थोड़ा सा हटके इससे देखो, a + b की पावर n है अगर, और यहाँ पर इफ n इज इवन, इफ n इज ओड, ऐसा बच्चों। अगर n इवन है तो मिडिल टर्म हो जाएगी केवल 1, ठीक है ना। n की वैल्यू यहाँ पर यानी कि इवन है तो मिडिल टर्म हो जाएगी 1, और मिडिल टर्म हो जाएगी n/2 + 1th टर्म, यानी कि इस प्लेस पर लिखी हुई टर्म, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू ओड है तो मिडिल टर्म 2 हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, आप ध्यान से सुनते रहना। इफ n इज ओड, अगर n की वैल्यू ओड है मतलब यहाँ पर 1 3 5 7 9 इस तरीके से है, एक में तो क्या होगी मिडिल टर्म में, एक में तो ये 2 ही टर्म होंगी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर 1 3 5 यानी कि 3 5 7 9 इस तरह ओड पावर है इसके ऊपर, तो 2 मिडिल टर्म हो जाएंगी। देयर आर 2 मिडिल टर्म, फर्स्ट हो जाएगी n + 1/2th, एंड नेक्स्ट, मैं यहाँ पर नेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है ना, टर्म्स। वरना आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, n + 1/2th एंड नेक्स्ट, यानी कि इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि n + 3/2th टर्म, यानी कि n की वैल्यू अगर ओड होगी तो n + 1/2th और n + 3/2th मिडिल टर्म हो जाएगी बच्चों। मैं लिखता हूँ केवल n + 1/2th एंड नेक्स्ट टर्म। अब देखो मैं इसका फंडा समझा देता हूँ आपको। अब आपको ये बात याद आती होगी 10th क्लास में जो हमने काम किया था, 10th क्लास में,
तो 10th क्लास में क्या था बच्चों, ये उल्टा था, ठीक, ये उल्टा था। अगर ओड n की वैल्यू ओड होती थी तो मिडल टर्म, जिसको मीडियन बोलते हैं आप, तो 1 आती थी, जबकि इवन होती थी 2 आती थी। तो वहां पर n क्या था और यहाँ पर n क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि 1 3 5, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो मिडिल टर्म देखो 1 हो गई। जबकि मैंने क्या लिख रखा है, n ओड है तो मिडिल टर्म 2 होंगी। उसके बावजूद ये देखो यहाँ पर भी n क्या है ओड, 2 4 और 1 5, तो यहाँ पर भी मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी, केवल 1। ठीक है ना, आया समझ में। तो वहां पर मिडिल टर्म 1 होती थी, यहाँ पर मिडिल टर्म 2 क्यों होती है, जबकि A1 होता था तो 2 मिडिल टर्म होती थी। देखो A1 हो गया तो ये हटाएंगे तो ये दोनों मिडिल टर्म हो गई, जबकि यहाँ पर E1 में क्या है, 1 मिडिल टर्म। रीजन क्या है इसके पीछे, देखो जो 10वीं क्लास में आपने काम किया था ना, उसमें n क्या था, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है ना, जैसे n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, और 1 3 5 7 9, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपकी 5। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म। जबकि यहाँ पर n कौन है, पावर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, पावर अगर 2 होगी तो टर्म कितनी हो जाएगी इसमें 3। ठीक है ना, तो बात तो वही है। ये टर्म एक्सपेंड करने के बाद है, जैसे कि 10वीं क्लास में एक्सपेंड करने के बाद अपने पास एक सीक्वेंस होती थी, ऑब्जर्वेशन होते थे, उसकी मिडिल टर्म निकालते थे हम। तो उसमें नंबर ऑफ टर्म का मीनिंग ये होता था कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि टर्म कितनी। यहाँ पर n का मीनिंग क्या है, वहां पर n का मीनिंग था नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पर n का मीनिंग है पावर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इवन पावर होगी तो टर्म कितनी होंगी, ओड होंगी, और ओड पावर होगी तो टर्म कितनी होंगी, इवन होंगी। तो इसीलिए अगर पावर ओड होगी तो टर्म कितनी हो जाएंगी, इवन हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर 3 पावर हो तो a³ 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, यानी कि कितनी टर्म हो जाएंगी, 4 टर्म। 4 टर्म होगी तो 2 मिडिल टर्म हो जाएंगी। ठीक है ना, इस तरीके से निकलेंगी। और अगर पावर इवन होगी, जैसे ये इवन है, तो टर्म ओड हो जाएंगे, उसमें एक ही मिडिल टर्म मिल जाएगी आपको, 3 + 1/2 यानी कि सेकेंड टर्म। ठीक है ना, अगर पावर इवन होगी तो 2/2 प्लस 1 यानी कि 2/2 1 + 1 यानी कि सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इसकी क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म। तो अब आपने ये सीख लिया कि भाई जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म आई कैसे, जनरल टर्म की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बावजूद आपने सीख लिया कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इन सभी को एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक एग्जाम्पल लिखकर। तो बात करते हैं बच्चों, देखो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए एक एग्जाम्पल लिख दिया, उसको एक्सपेंड भी कर दिया। एक्सपेंड आप भली बात ही कर सकते हो, 8.1 कर लिया आपने, तो 3C नोट 3C1 3C3 तक लिखकर और इसको पूरी तरीके से सोल्व कर लिया। वीडियो पॉज करके आप इसको समझ सकते हो कैसे सोल्व किया, बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने। अब बात करते हैं बच्चों, देखो इन 12 चीज़ों में से कोई भी आपसे निकलवा ले तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जनरल टर्म का अगर यूज़ नहीं करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लेंथी होगा। इसमें तो लेंथी नहीं होगा क्योंकि पावर 3 है और टर्म भी 4 ही हैं। 4 टर्म को तो 10 सेकंड 15 सेकंड में एक्सपेंड किया जा सकता है, सबको सोल्व किया जा सकता है, आराम से बताया जा सकता है। बल्कि ये क्वेश्चन आसान पड़ेगा इस तरीके से इसकी बजाय। ठीक है ना, लेकिन जब पावर यहाँ पर 30 आ जाए, 300 आ जाए, 13 आ जाए, 39 पावर आ जाए, तो कितनी एक्सपेंड करेंगे आप टर्म्स, बहुत सारी एक्सपेंड करके आपने आंसर देना पड़ेगा। ठीक जैसे मैंने एपी का एग्जांपल दिया था आपको कि 1 3 5 2 ऐड करते रहोगे चाहे, जैसे एपी है देखिए, इसकी अगर चौथी टर्म कोई पूछ ले तो मैं जनरल टर्म लगाने की यहाँ पर नौबत नहीं उठाऊंगा कि ये जनरल टर्म लगाऊंगा, फिर फार्मूला यहाँ पर AND की वैल्यू पुट करूंगा। मैं सीधी ना 7 बता दूंगा उसको 2 ऐड करके, समझे मेरी बात। लेकिन अगर यहाँ पर 700वीं टर्म पूछ ली जाए, 1000वीं टर्म पूछ ली जाए, तो क्या आप ऐसे ऐड करके आंसर देंगे या जनरल टर्म का यूज करके देंगे, तो इसका यूज करेंगे ना। तो वही बात यहाँ पर है, जब बाइनोमियल की पावर छोटी है तो यानी कि 1 2 3 4 तक है तो ऐसे किया जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन जब पावर बहुत बड़ी है तो ये मेथड कामयाब रहेंगे। बहुत बड़ी का मीनिंग ज़्यादा बड़ी भी ना हो, यानी कि पावर 5 से ज़्यादा हो, 5 6 7 8 9, तो भी इसी मेथड से आसान पड़ेगा। तो बात करते हैं कैसे काम करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड pth टर्म। pth टर्म मीन्स जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए
कि इसकी सेकंड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म निकालिए, फोर्थ टर्म निकालिए। तो सबसे पहले तो विदाउट जनरल टर्म से मान ले ये स्टेटमेंट दे दे आपको और बोल दे कि तीसरी टर्म बताइए इसकी, तो पूरी को एक्सपेंड कर दो 1 2 3rd, ये है तीसरी टर्म। pth का मीनिंग थर्ड टर्म पूछ ले आपसे, फोर्थ टर्म पूछ ले, सेकंड टर्म पूछ ले। इसमें तो फोर्थ से ज़्यादा नहीं पूछ सकता क्योंकि 3 पावर तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही टर्म, इसमें 4 ही टर्म होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या एग्जैक्ट 4 टर्म होंगी। मान लो यहाँ पर 30 पावर है तो 31 टर्म होंगी, ठीक है ना। तो 31 टर्म में से कुछ भी पूछी जा सकती है, 5वीं 10वीं 21वीं 22वीं 28वीं। तो पूरी एक्सपेंशन को एक्सपेंड कीजिए और काउंट करके बताइए उसको कि ये है आपकी 29वीं टर्म। दूसरा मेथड जनरल टर्म का यूज करिए बच्चों। जनरल टर्म का यूज से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करता हूँ। देखो TR+1 टर्म निकालता हूँ। देखो TR+1 टर्म होती है क्या, NCR a⁻n−r एंड b⁻r। तो n की जगह क्या आपके पास 3 यानी कि 3CR, a की जगह क्या आपके पास x²n−r, b की जगह क्या आपके पास 1/2x और TR+1। उसके बाद TR+1 टर्म आ गई आपकी फाइनली 3CR और 1/2r, मैंने आगे लिख दिया ये कांस्टेंट था इसलिए 1/2r। x की पावर क्या है यहाँ पर 2n-2r और नीचे x की पावर क्या है r। अब ये ऊपर चली जाएगी तो TR+1 आ जाएगा आपका 3CR 1/2r और x⁻²n−3r, ठीक है ना। तो ये फाइनली क्या होगी आपकी जनरल टर्म। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा, कुछ भी पूछ लेगा तो इसके बाद ही आंसर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन में पूछ ली जाए कि तीसरी टर्म बताइए भाई, तीसरी टर्म, तो यहाँ पर 3 बनाना है तो r की जगह 2 पुट करेंगे, r की जगह 2 पुट करेंगे, तीसरी टर्म आ जाएगी। देखिए यहाँ पर r की जगह 2 पुट करेंगे 3C2, यहाँ पर r की जगह 2 पुट करेंगे 1/2 और यहाँ पर r की जगह 2 पुट करेंगे। n की तो वैल्यू थी ना अपने पास, n की वैल्यू थी 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर n की जगह 3 रखना था हमने। देखो बच्चों यहाँ पर 3, तो 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2r, ठीक है ना, 6 - 3r। n की वैल्यू थी ना अपने पास, तो 3/2 x की जगह मैंने पुट करना है, केवल x की जगह पुट करूंगा मैं, x की जगह नहीं सॉरी r की जगह। देखो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया था आपको। अब आगे मैंने आपसे रिक्वायर्ड किया कि तीसरी टर्म बताइए, तो r की जगह 2 पुट करना आपने यहाँ पर, तो 2 पुट किया, 2 पुट किया और यहाँ पर भी 2 पुट किया। x की पावर 6 - 3 × 2 6 यानी कि x की पावर 0 हो गया, जो कि क्या होता है 1। तो 3C2 क्या हो गया 3 और ये 4 हो गया, यानी कि क्या आ गई 3/4। तो देखिए 1 2 3 ये आ गई 3/4, ठीक है ना। यानी कि आपसे तीसरी टर्म, चौथी टर्म, 5वीं टर्म, 10वीं टर्म, कोई भी टर्म पूछ लेता है तो आपने क्या है r की वैल्यू से एक लेस करके यहाँ पुट कर देनी जनरल टर्म में, ठीक है ना। पहले जनरल टर्म निकाल लेना, a की वैल्यू ये रही आपके पास, b की वैल्यू ये रही और n की वैल्यू ये रही। केवल r में आपकी टर्म आएगी जनरल टर्म, r एक वेरिएबल होगा वहाँ पर, r की वैल्यू कुछ भी होगी जैसा रिक्वायर्ड करता है उसके अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं बच्चों, आगे जैसे फाइंड थर्ड टर्म पूछ ले, फाइंड फोर्थ टर्म पूछ ले, फाइंड फिफ्थ टर्म पूछ ले, तो उसका मीनिंग है बिगिनिंग से पूछा है आपसे, शुरुआत से तीसरी टर्म, शुरुआत से 5वीं टर्म, इस तरीके से। इस क्वेश्चन में तो 5वीं टर्म नहीं होगी, लेकिन बाकी क्वेश्चन में तो हो सकती है ना। तो अब नेक्स्ट देखो, फाइंड pth टर्म फ्रॉम एंड, यानी कि पीछे से इसकी pth टर्म निकालें। जैसे पीछे से दूसरी टर्म पूछ ले आपसे, पीछे से तीसरी टर्म पूछ ले, पीछे से 5वीं टर्म पूछ ले, तो भाई उसके भी 3 या 4 मेथड है। तो पहला मेथड ये है, पूरी बाइनोमियल को एक्सपेंड करो और पीछे से काउंट करके बता दो, जैसे 1 2।
दूसरी टर्म पूछे तो ये होगी दूसरी टर्म, पीछे से तीसरी टर्म पूछे तो 1 2 3 ये होगी तीसरी टर्म, ठीक है ना, पीछे से तीसरी टर्म। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि एक्सपेंशन का ही मेथड है, वो भी आसान है बिल्कुल। इस बाइनोमियल की पीछे से जो तीसरी है, पीछे से दूसरी लगा लेता हूँ, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x रेज टू द 3 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 1/2x प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द 3। सिंपल सी बात है बच्चों कि इसकी पीछे से दूसरी टर्म, इसको पलटूंगा तो आगे से दूसरी टर्म के बराबर है। तो इसको अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ ना, देखो ये एक्सपेंड कर रखा है, और मैं अगर इसको एक्सपेंड करता हूँ, देखो इसको, तो एक्सपेंड करके देख लेना आप, क्या आ जाएगा आपके सामने, 1/8x³ प्लस 3/4 और प्लस 3/2x³ प्लस x⁶, ये आ जाएगा बच्चों। इसको एक्सपेंड करके देख लेना, इसका उल्टा ही आएगा। अब इसकी जो पीछे से दूसरी टर्म निकालनी थी हमने, वो इसकी आगे से दूसरी है, देखो ये रही, इसकी पीछे से दूसरी, इसकी आगे से दूसरी, मतलब इसकी पीछे से दूसरी टर्म, इसकी आगे से दूसरी टर्म सेम होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है भाई, अगर आप करें तो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ऐसा हो कि कुछ इस तरह का हो कि जल्दी टर्म उठाई जा सके वो। अगर पावर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि 39 पावर है, पीछे से 10वीं टर्म पूछ रहे, तो फिर ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा बाइनोमियल को, तब जाकर होगा क्वेश्चन, हो जाएगा कंपल्सरी, मतलब ज़रूर हो जाएगा। तो मैंने दो मेथड बता चुके हमें एक्सपेंशन के भी। एक तो सीधी इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करके, इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करके पीछे से काउंट करके बता दीजिए उसको, जो सी टर्म है। एक इसको पलट कर एक्सपेंड कर दीजिए, फिर आगे से काउंट करके बता दीजिए उसको। दो मेथड हो चुके, थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड ये है बच्चों कि इसकी जो पीछे से दूसरी है वो आगे से भी कोई ना कोई प्लेस होगा ना। जैसे इसकी पीछे से दूसरी टर्म है, तो आगे से कौन सी है, 1 2 3 तीसरी टर्म, ठीक है ना। तो सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड ऑफ इज इक्वल टू n माइनस p प्लस k, kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। जैसे एपी में होता था आपकी, ठीक है ना, और मीडियंस वगैरह में भी होता था ये फार्मूला, मीडियंस जो हम करते थे मीडियन निकालते समय, तो उसमें भी ये लगाते थे हम, लेकिन यहाँ पर के की बजाय n माइनस के प्लस 2 है बच्चों, n माइनस के प्लस 2, kth टर्म लगा लेता हूँ मैं, या pth टर्म, pth लिख रखी है मैंने तो pth ही लगा लेता हूँ। तो जैसे कि मेरे को इसकी पीछे से दूसरी टर्म निकालनी थी, तो आगे से देखता हूँ कौन सी है, तो n की जगह रखूँगा 3 और p मतलब पीछे से दूसरी, तो इसमें 2 रखूँगा और ये 2 कैंसिल हो गया। देखो आगे से तीसरी, जो पीछे से दूसरी है वो आगे से तीसरी टर्म है। मान लो पीछे से तीसरी पूछ लेता, पीछे से चौथी टर्म पूछ लेता, मान लो पीछे से चौथी टर्म, तो n की जगह 4 रखेंगे, p की जगह पीछे से चौथी का है उसने, और प्लस 2। तो पीछे से चौथी जो है, वैसे पीछे से चौथी टर्म के लिए फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, कारण ये है क्योंकि 4 ही टर्म है, तो पीछे से चौथी टर्म आगे से पहली टर्म हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। पीछे से चौथी टर्म आगे से कौन सी हो जाएगी, पहली टर्म। और देख लेते हैं, जैसे कि a प्लस बी की पावर 5 है, तो यहाँ पर आ गया ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, 3 और 3 6। तो पीछे से तीसरी टर्म निकालनी मेरे को, पीछे से तीसरी, तो n माइनस के प्लस 2th टर्म, तो n की जगह 5 रखूँगा, पीछे से तीसरी टर्म निकालनी 3 रखूँगा प्लस 2, तो 5 माइनस 3 2, 2 और 2 4, यानी कि 4 टर्म आगे से 4th, 1 2 3 4, देखो ये आ गई, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से आप बिना कुछ अल्टा पल्टी किए सीधे आगे से उसका प्लेस जान सकते हो।
और ये फार्मूला याद करने की जरूरत भी है भाई बच्चों, क्योंकि बाई चांस इस क्वेश्चन को तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में यही आ जाए कि इसके पीछे से जैसे बाइनोमियल में पावर आ जाए 39 आ जाए, तो पूछ लिया जाए इसके पीछे से 10 मीटर आगे से कौन सी होगी, तो पूरी एक्सपेंड करोगे तब काउंट करके बताओगे। अगर आपको ये फार्मूला याद है n-p+2, p लिख देता हूँ यहाँ पर k की बजाय, क्योंकि मैंने p लिख रखा है देखो। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है n-p+2th टर्म, n-p+2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो आप उसको आराम से बता सकते हो, ठीक है ना, वरना आपको बाइनोमियल एक्सपेंड करनी पड़ेगी बच्चों। तो थर्ड मेथड ये बता दिया भाई मैंने आपको। फोर्थ मेथड ये है कि इस बाइनोमियल की जनरल टर्म की बजाय इस बाइनोमियल की जनरल टर्म निकाल लीजिए, 1/2x प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द n3, इसकी जनरल टर्म निकाल लीजिए, ठीक है ना, और उसमें r की जगह उतना ही भर दीजिए जितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे आगे जैसे पीछे से तीसरी टर्म पूछी थी उसने, तो पीछे से तीसरी टर्म ही आ जाएगी r की जगह 2 पुट करने से, ठीक है ना, बाइनोमियल पलट दिया ना मैंने। तो ये 4 मेथड बच्चों, इनके सिवाय आपको कई मेथड भी मिलेंगे pth टर्म फ्रॉम एंड निकालने के। नेक्स्ट है भाई फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालनी पड़ेगी आपको, जैसे तो मिडिल टर्म पहले आपने डिसाइड करना पड़ेगा कि मिडिल टर्म कौन सी है इसकी, ठीक है ना। मिडिल टर्म जैसे कौन सी है, तो पावर कितनी है 3, यानी कि ओड पावर है तो 2 मिडिल टर्म हो जाएगी। एक तो हो जाएगी 3 + 1/2th और एक नेक्स्ट, ये 2 हो जाएंगे, यानी कि 4/2 यानी कि सेकंड एंड नेक्स्ट यानी कि थर्ड। देख लीजिए सेकंड और थर्ड ही मिडिल टर्म है इसकी, ठीक है ना। तो भाई मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले तो मिडिल टर्म का फार्मूला यूज करना पड़ेगा tr+1 से पहले। जो मिडिल टर्म का मैंने फार्मूला बताया आपको, n की वैल्यू अगर ओड है तो 2 मिडिल टर्म होगी n+1/2th एंड नेक्स्ट, n की वैल्यू इवन है तो 1 मिडिल टर्म होगी n/2 + 1th टर्म। तो ये फार्मूला तो तब लागू होगा, तब यूज होगा जब आपको ये पता चल जाए कि दूसरी और तीसरी मिडिल टर्म है। अब आप दूसरी टर्म निकाल सकते हो आराम से, आर की जगह पुट करेंगे दूसरी टर्म आ जाएगी, आर की जगह 2 पुट करेंगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी। तो मिडिल टर्म भी इस फार्मूले से निकाली जा सकती है बच्चों। फोर्थ है देखो, फोर्थ में लिखा है इज दिस बाइनोमियल कंटेन एक्स रेज टू द पी और नोट, मतलब इस बाइनोमियल में एक्स की पावर p है या नहीं। p का मतलब कुछ भी पूछ सकता है, जैसे पूछ लिया आपसे इस बाइनोमियल में x की पावर 6 है या नहीं, x की पावर 6 है या नहीं। तो x की पावर 6 के लिए क्या करेंगे, देखो ये मैंने जनरल टर्म निकाल ली, लेट कर लिया, लेट tr+1 बी द टर्म विच कंटेन x की 6, जिसमें x की 6 है। तो भाई x की 6 तभी बनेगा जब इसकी वैल्यू 6 होगी, क्योंकि x की मैंने एक ही टर्म बना रखी है, यहाँ पर 2 थी, सिंप्लीफाई करके एक टर्म बना ली। जब तक इसकी वैल्यू 6 नहीं आएगी, तो जब तक इसमें x की 6 नहीं बनेगा। तो यहाँ से 3r की वैल्यू आ गई 0 और r की वैल्यू आ गई 0, यानी कि r की वैल्यू 0 मैं यहाँ पर रखूँ तो t1 देखो ये x की 6, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म में, यानी कि r की वैल्यू 0 आ जाए, 1 2 3 4 5 यानी कि होल नंबर आ जाए अगर r की वैल्यू, तो यस वरना नो, ठीक है ना। इज दिस बाइनोमियल कंटेन x की p और नोट, क्या इस बाइनोमियल में x की p है या नहीं, ठीक है ना। फिर आगे निकालेंगे विच टर्म कंटेन x की p, व्हाट टर्म कंटेन x की p, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की p। ये तीनों के तीनों कनेक्टेड हैं, और बल्कि ये सारे ही कनेक्टेड है बच्चों, ये ठीक है ना, इससे A to Z बिल्कुल, ये भी ये दोनों भी, यानी कि एक बार आपने समझ लिया तो ये सारे सोल्व हो जाएंगे, और क्वेश्चन इससे अलावा कोई मिलेगा नहीं आपको आगे। तो समझ में आया आपको, जितनी भी पूछ ले पावर, उस पावर को इसके इक्वल रखना आपने, यानी कि इसको उस पावर के इक्वल रखना। जैसे x³ पूछ ले आपसे, क्या इस बाइनोमियल में x³ है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे हम x³, तो इसको 3 के इक्वल रखेंगे, तो ये -3 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यस दिस बाइनोमियल कंटेन x³, देखो ढूंढो ये रहा। मान लो ये x² पूछ लेता आपसे, क्या इस बाइनोमियल में x² है, तो इसको 2 के इक्वल रखते हैं हम। 2 के इक्वल रखने से -3r हो जाता, -4r के इक्वल, और r की वैल्यू क्या आ जाती 4/3।
तो 4/3 पॉसिबल है ही नहीं भैया आर की वैल्यू, क्योंकि 4/3 यहाँ पर रखोगे तो ये प्लेस बन जाएगा 7/3 प्लेस। ऐसा कोई प्लेस नहीं होता, प्लेस होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, 0th भी नहीं होता। लेकिन 0 यहाँ पर क्यों बताया मैंने, 0 आ जाए तो भी यस करना है, क्योंकि 0 आने से पहली टर्म बढ़ जाती है वो यहाँ पर 0 रखने से। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि इस बाइनोमियल में एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 0 है, एक्स की 9 है, तो उस सभी का ये तरीका है, जनरल टर्म निकालो और पावर को उसके इक्वल रखो जिसकी डिमांड की गई है। जैसे ये है फिफ्थ क्वेश्चन, इज दिस बाइनोमियल कंटेन इंडिपेंडेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, प्योर टर्म, एब्सोल्यूट टर्म, टर्म कंटेनिंग एक्स की पावर 0। यानी कि प्योर टर्म भी उसी को बोलते हैं। जैसे कि ये देखो इसमें प्योर टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये इंडिपेंडेंट टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म है, ये टर्म कंटेनिंग एक्स की पावर 0 है। तो जैसे इसी क्वेश्चन में आ जाए कि इज दिस बाइनोमियल कंटेन कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें एक्स की पावर 0, तो इसको 0 के इक्वल रख देना आपने। तो 3r की वैल्यू 6 आ गई और r की वैल्यू 2 आ गई। तो r की वैल्यू अगर होल नंबर आ जाए तो यस, वरना नो। तो यस दिस बाइनोमियल कंटेन कांस्टेंट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म, प्योर टर्म, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि विच टर्म कंटेन एक्स की पावर p, मतलब कौन सी टर्म है जिसमें एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब किस टर्म में है, कौन सी टर्म है, क्या है वो टर्म, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ये सारी बातें आराम से बताई जा सकती हैं। इसको 3 के इक्वल रखे, जितना भी पूछा जाए उसके इक्वल रखे। तो 3r की वैल्यू आ जाएगी 3 और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो r की वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे बच्चों 1, तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, r की वैल्यू 1 रखेंगे 3c1, r की वैल्यू रखेंगे 1/2 रेज़ टू द 1, और यहाँ पर तो डेफिनेटली पावर कितनी हो जानी है 3, क्योंकि 3 ही तो बढ़ाई है हमने ये। तो 3/2 और एक्स क्यूब हो गया ये। अब जैसे देखो इसमें पूछ लिया जाए विच टर्म कंटेन एक्स क्यूब, की कौन सा छठा प्लेस करवाने लग रहा हूँ मैं कि एक्स क्यूब कौन सी टर्म में है, टर्म का प्लेस बताना बस। तो कौन सा होगा सेकंड। आर की वैल्यू आ गई थी 1, तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो सेकंड, ये निकालने की जरूरत नहीं इसके लिए। 6th क्वेश्चन करना आपने तो केवल प्लेस बताना है, ये सोल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं से आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू 1 आ गई तो सेकंड प्लेस होगा, आर की वैल्यू 2 आ जाती तो थर्ड टर्म हो जाती, आर की वैल्यू 4 आ जाती तो फिफ्थ टर्म हो जाती। इस क्वेश्चन में नहीं होती और किसी में तो हो जाती ना। तो नेक्स्ट है बच्चों व्हाट टर्म कंटेन एक्स की p, मतलब क्या है वो टर्म जिसमें एक्स की पावर p है, मतलब उस टर्म की वैल्यू क्या है जिसमें एक्स क्यूब है। तो पूरा निकालना पड़ेगा ये है 3/2 एक्स क्यूब, यानी कि 7th का आंसर ये है बच्चों। 7th का आंसर क्या है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं। 7th का आंसर है 3/2 एक्स क्यूब, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब पूछ लिया जाए तो आपसे। और 6 का आंसर है सेकंड टर्म, केवल सेकंड टर्म यहाँ तक बताना। आगे है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर p, तो पूरा सोल्व करके जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का पूछे, एक्स की 4 का पूछे, एक्स की 9 का पूछे, तो ये बता देना 3/2 कोफिशिएंट पूछे आपसे, ठीक है ना। आगे है विच टर्म कंटेन कांस्टेंट टर्म, व्हाट टर्म कंटेन व्हाट टर्म इज कांस्टेंट टर्म, तो वही बात दोबारा से आ गई 5th वाली। तो इसको 0 के इक्वल रखना आपने, तो 0 के इक्वल रखेंगे तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 6 और r की वैल्यू आ जाएगी 2। तो r की वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे, देखो 2 यहाँ रखने से 3 आ गया ये। और सबसे पहली बात है विच टर्म कंटेन विच टर्म इज कांस्टेंट टर्म, तो कौन सी टर्म होगी, थर्ड टर्म। r की वैल्यू 2 आ गई तो थर्ड टर्म देखो 1 2 3 ये कांस्टेंट टर्म। फिर आगे विच टर्म के बाद पूछ लिया जाए व्हाट टर्म, तो आपने निकाल के दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर 3c2 1/2 की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर 0 ही हो जाएगा, इनके 3/4 हो गया ये। अब आपने बताना कि व्हाट टर्म इज कांस्टेंट टर्म, तो ये है व्हाट टर्म इज कांस्टेंट टर्म, यानी कि 3/4। देखो ये 3/4 टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों ग्रेटेस्ट टर्म पूछ लिया आपसे, विच टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग है इसमें। उसके लिए क्या है कि tr+1 को ग्रेटेस्ट टर्म लेकर चलेंगे हम, लेट tr+1 बी द ग्रेटेस्ट टर्म।
तो टी आर प्लस वन सभी से ग्रेटेस्ट होगी, टी आर से भी होगी, मतलब आर एच से भी होगी, आर माइनस वन एच से, आर प्लस टू एच से, सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगी। लेट कर लिया हमने टी आर प्लस वन ग्रेटेस्ट में। तो टी आर प्लस वन में सोल्व कर ही रखा है 3 CR 1/2 रेज टू द आर और x रेज टू द 6 माइनस 3R और ग्रेटर देन टी आर और निकाल देता हूँ मैं यहाँ पर। टी आर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा NCR माइनस वन, क्योंकि इससे कम लिखना है यहाँ पर, और a के ऊपर पावर लग जाएगी 6 माइनस n की जगह है बच्चों यहाँ पर 3, ठीक है ना, और a के ऊपर पावर लग जाएगी 3 माइनस r प्लस वन, यानी कि 4 माइनस r, और उसके बाद b के ऊपर पावर लग जाएगी आपकी, b क्या है, b बाद में लिखेंगे, b ये है r माइनस वन। तो 3CR 1/2 रेज टू द r एंड x रेज टू द 6 माइनस 3R ग्रेटर देन 3CR माइनस वन। और यहाँ पर है बच्चों a की वैल्यू क्या है आपकी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की पावर 4 माइनस r, और b क्या है आपका 1/2x रेज टू द r माइनस वन। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है ना। आप जब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते जब तक वेरिएबल की वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि आप कैसे पता लगाएंगे कि ये टर्म ग्रेटेस्ट है या ये टर्म ग्रेटेस्ट है या ये टर्म ग्रेटेस्ट है। लेकिन अगर आप x की वैल्यू बता दे आपको 1, जैसे कुछ भी बता दे 1 बता दी, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 3/2 आ गया, यहाँ पर 3/4 आ गया, यहाँ पर 1/8 आ गया। तो अब आपसे ग्रेटेस्ट टर्म पूछ रहे कोई, तो ये होगी ना ये होगी ना ग्रेटेस्ट टर्म 3/2 1.5। तो x की वैल्यू मिलेगी आपको, जैसे x की वैल्यू 1 मिल जाए तो यहाँ पर 1 रखेंगे हम 3CR, तो इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस r फैक्टोरियल और साथ में r फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन है ना, और 1/2 रेज टू द r, और यहाँ पर 1 रख दे तो ये 1 ही हो गया सारा, और 3 फैक्टोरियल 3 माइनस r प्लस 1 के 4 माइनस r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 1 रख ही दिया हमने। अब इसको ब्रेक कर देंगे, देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, फैक्टोरियल में आपने कर लिया था तो छोटा तो सारा कैंसिल हो जाता है, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये सारे कैंसिल हो ही गए दोनों। तो ये आ गया क्या 1/r इंटू 2 रेज टू द r, यहाँ पर भी था बच्चों ये 1/2 रेज टू द r माइनस वन। तो भाई 2 की पावर r ये है, r माइनस वन ये है, तो 2r बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, मतलब r था ही ग्रेटर देन, यहाँ पर 1/4 माइनस r बच गया, ठीक है ना। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी मैंने, ये हो गया आपके पास 2r 4 माइनस r ग्रेटर देन 2r एंड 4 ग्रेटर देन 3r एंड r लेस देन 4/3, यानी कि r लेस देन 1 पॉइंट समथिंग 1.2 लगा लीजिए। तो 1.2 से लेस r क्या होगा 1 होगा ना, तो r की वैल्यू क्या आ गई 1, तो r की वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ गई सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म ग्रेटेस्ट आ गई, देखो ये आई थी सेकेंड टर्म 1 और 2, ठीक है ना, x की वैल्यू 1 के लिए। तो x की वैल्यू मिलेगी आपको उसके लिए ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए। तो बच्चों अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, रोक रोक कर समझ सकते हो। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, ये अगर आपने कर लिया, सारा समराइज कर दिया बच्चों मैंने आपके लिए ये, तो ये अगर आपने कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूँ कोई क्वेश्चन आपका CBSE लेवल का अटकेगा नहीं आपके सामने, ठीक है ना। कंपटीशन में तो देखो और भी डिटेल होती है बच्चों, सारी डिटेल यहाँ करवा नहीं सकते, कंपटीशन की अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ा देते हैं। कुछ बच्चों की डिमांड है कि भाई 9 चैप्टर करवाओ 10 चैप्टर करवाओ, तो थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ाने के बाद कंपटीशन का स्टार्ट करेंगे बेटा, और ज़बरदस्त स्टार्ट करेंगे, ऐसा स्टार्ट करेंगे कि आपको कहीं पर फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यहीं से आप सारा कवर कर जाएंगे, जेई मेन और भाई NDA एयरफोर्स नेवी SSR इस लेवल का करवाएंगे, SCRA रेलवे स्पेशल रिक्रूटमेंट होती है NDA की तरह ही, जैसे NDA में 12th के बाद ही ऑफिसर बनने का चांस होता है, ठीक उसमें भी रेलवे डिपार्टमेंट में SCRA का एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाई अगर आपने कर दिया 12th के बाद
तो डायरेक्ट आपको वहाँ पर बीटेक करवाएंगे, बीटेक के बाद कमीशन मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छा समझ में आया, अच्छे से इसको वॉच करो और भाई कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ।